नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल में। दोस्तों, आज हम रासो साहित्य आरंभ करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने देखा था हिंदी साहित्य के आदिकाल में हमने पढ़ लिया था सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, और उसके आधार पर हमने 40 प्रश्नों को भी हल कर लिया है। वीडियोज़ हैं आपके, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रासो जो काव्य परंपरा है उसको जानने से पहले हमें रासो शब्द की व्युत्पत्ति को, उससे संबंधित विवादों को जान लेना ज़रूरी है। दोस्तों, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास्त्री धातु से हुई है। धातु का अर्थ आप जानते ही होंगे, फिर भी मुझे बता देना चाहिए। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रियाएं बनती हैं। जैसे चल में ना लगाएं तो चलना, हंस में ना हंसना, इसी तरह जो है आना जाना, लेना देना, तो तरह तरह की जो है क्रियाएं बनती हैं ना लगाने से, और धातु में ही लगता है ये सब। तो इसलिए धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। तो रास्त्री धातु का प्रयोग जो है वो चीखने और गर्जन करने के अर्थ में होता है। और यदि हम रास्त्री का विग्रह करें तो दो अर्थ निकलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार रसानां समूहो रासः, अर्थात रसों का समूह रास है। वहीं दूसरा वर्ग जो है वो कहता है कि रसोत्पद्यते यस्मात् स रासः, अर्थात जिससे रस की उत्पत्ति की जाती है। इसका मतलब हुआ कि एक वर्ग रासों के समूह को रास मानता है और रसों के समूह वाले काव्य को रासो कहता है, यानी रसों का संबंध रस से बतलाता है। तो वहीं दूसरा वर्ग जो है इस रस उत्पन्न करने के साधन से रासो शब्द का संबंध जोड़ता है। आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा होगा कि विभाव, अनुभाव या तथा संचारी भाव के संयोग से रस अर्थात आनंद की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये आचार्य भरत मुनि का प्रसिद्ध वाक्य है रस की उत्पत्ति के, रस निष्पत्ति के संबंध में। तो काव्य पढ़ते समय हम इसी रस का, यानी इसी का आनंद लेते हैं, आनंद अनुभव करते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम रासो शब्द से क्या अभिप्राय है और विद्वानों ने इस शब्द को लेकर अपना क्या मत दिया है, इसको जान लेते हैं। रासो शब्द का अभिप्राय और इसका अर्थ किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसको लेकर विद्वानों, साहित्यकारों और शोधकर्ताओं में काफ़ी विवाद है, भयंकर विवाद। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे विवादित विषय यदि यही रासो शब्द की व्युत्पत्ति ही है। कोई भी विद्वान एक दूसरे से पूर्णतः सहमत होते हुए देखे नहीं जाते। कुछ जगह अगर थोड़ा सहमत भी होते हैं तो कुछ असहमति वो व्यक्त कर देते हैं। आइए देख लेते हैं इस संबंध में विद्वानों ने क्या क्या मत प्रदर्शित किए हैं, उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले गारसद तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी में राजसूय शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। ऐसा उन्होंने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित राजसूय यज्ञ के आधार पर कहा है। उनका कहना है, ये कोटेशन है गारसद तासी का, मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों ने इस लेखक को, यानी पृथ्वीराज रासो के लेखक को, चंद अथवा चंद भाट के नाम से और ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो के नाम से संबोधित किया है। राजसू से राजसूय यज्ञ का तात्पर्य है। तो हम देख रहे हैं वो राजसूय यज्ञ जो है जिसमें एक यज्ञ किया जाता है और घोड़े की विशेष पूजा होती है और उस घोड़े को पूरा छोड़ दिया जाता है कहीं भी आने जाने के लिए। जिस राज्य से वो होकर गुजरता है वो राज्य जो है वो जीता हुआ मान लिया जाता है, और जो राजा उस घोड़े को पकड़ता है, रोकता है, तो उसको उस यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता है। तो इस तरह की विधि है। लेकिन विद्वान जो है इस मत का उन्होंने समर्थन नहीं किया,
क्योंकि अन्य जो रासो काव्य हैं उनमें राजसूय यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके बाद दूसरे विद्वान जो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश उन्होंने डालते हुए कहा है अपनी पुस्तक ए मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। उन्होंने राजादेश यानी राजा के आदेश शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। उनके अनुसार मारवाड़ी में, यानी ये उनका कोटेशन है जॉर्ज ग्रियर्सन का, मारवाड़ी में रासो का एक नाम रायसो भी चलता है। यदि वह अशुद्ध नहीं है तो राजा देश से रायसो का उत्पादन करना चाहिए, यानी राजा देश से रायसो का अर्थ निकालना चाहिए, क्योंकि आदेश का अर्थ मारवाड़ी में आयसु होता है। आयसु से रायसु, रायसु से रायसो और रायसो से रासो हुआ है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का मत है। विद्वानों ने इस मत को भी खारिज कर दिया है। क्यों? क्योंकि रासो काव्य की जो रचना हुई है, रासो काव्य की रचना के पीछे राजाज्ञा की बात हजम नहीं होती है। उस वक्त के कवियों ने राजा के प्रति अपनी निष्ठा जताने के लिए, मात्र अपनी निष्ठा जताने के लिए उन्होंने रासो काव्य लिखे हैं, न कि राजा के आदेश पर। राजा के आदेश की बात है तो फिर नीति और भक्ति परक रासो काव्य, जैन कवियों के रासो काव्यों का क्या? उनका तो राजा से कोई लेना देना नहीं है, राजा के आदेश का वहाँ तो कोई काम नहीं है। तो इस आधार पर खारिज हो गया ये मत, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इन्होंने रास शब्द से रासो की उत्पत्ति स्वीकार की है, यानी रास शब्द से रासो उत्पन्न हुआ है, ये शब्द प्रचलित हुआ है। दोस्तों आप जानते ही होंगे भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। गोपियाँ नाचते गाते हुए श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमा करती थीं। कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास भी किया था। तो ओझा जी और ये पांड्या जी हैं, उन्होंने इसी रासलीला के रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। उन्होंने रासों को गीत एवं नृत्य की लोक परंपरा से आया हुआ माना है। इस मत को भी विद्वानों ने खारिज कर दिया, क्योंकि सभी रासो काव्य में गीत और नृत्य का रूप देखने को नहीं मिलता है। फिर कैसे मान ले कि ये इससे उत्पन्न हुआ है। अगला मत जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। बिसलदेव रासो ग्रंथ में बार बार रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के अर्थ में हुआ है, इसलिए शुक्ल जी का मानना है कि इसी रसायन शब्द से होते होते रास हो गया। बिसलदेव रासो की शुरुआत की पंक्तियाँ हैं जो उन्होंने आचार्य शुक्ल ने भी कोट की थी, वही पंक्ति मैं पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये क्लियर रहे। नाल यानी नरपति नाल जो बिसलदेव रासो के रचयिता माने जाते हैं। नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी, यानी नाल रसायन का आरंभ कर रहे हैं। रसायन यानी काव्य, तो काव्य के अर्थ में प्रयोग हुआ है। रसायन आरंभ ही शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी, यानी शारदा यानी ब्रह्म कुमारी शारदा यानी देवी सरस्वती को अर्पित करते हुए नाल आरंभ कर रहे हैं इस काव्य का, रसायन का। तो यहाँ रसायन का अर्थ क्या है? काव्य है। किंतु केवल एक ग्रंथ के आधार पर हम लगभग 700 रासो काव्यों की उत्पत्ति को जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए विद्वानों ने इस मत का भी समर्थन नहीं किया। कुल छोटे बड़े सभी रासो काव्यों को अगर हम देखें तो लगभग 700 संख्या ठहरती है। 700 रासो काव्य हैं, जबकि हमने सामान्य तौर पर कितने रासो काव्यों को देखा है, कितने रासो काव्यों के नाम सुने हैं? तो गिनती के रासो काव्य हैं, दर्जन भर से ज़्यादा रासो काव्य हमें जहन में नहीं रहते हैं, किंतु उनकी कुल संख्या पूरी शोध वगैरह के बाद लगभग 700 ठहरती है। ठीक है, तो अगला मत है महामोहम उपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री का। तो हरप्रसाद शास्त्री राजयश शब्द से रासों को उत्पन्न हुआ मानते हैं। राजयश, ये जो शब्द है राजयश यानी राजा का यश, इससे उत्पन्न हुआ मानते हैं। उनकी मान्यता है कि राजयश का जो है अपभ्रंश रूप वो रायसा बना, रायता नहीं फैलाना है, रायसा बना,
फिर वह रायसा आगे चलकर रासों के रूप में विकसित हुआ। किंतु दोस्तों, सारे रासो काव्य राजा के यश का बखान करने नहीं करते हैं, उसमें वो करने के लिए नहीं लिखे गए हैं। कई रासो काव्यों में भक्ति एवं नीति का भी निरूपण किया गया है, उसका भी वर्णन हुआ है। इसके बाद अगला जो मत है वो है डॉक्टर चंद्रबली पांडे का, जिन्होंने रासक से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति उन्होंने स्वीकार की है। चंद्रबली पांडे पृथ्वीराज रासों के प्रारंभ को देखकर इसे रासक परंपरा से संबंधित मानते हैं। रासक परंपरा क्या है? तो नाटक के कई भेद होते हैं। संस्कृत में नाटक के बहुत से भेद हैं, जिनमें से एक है षट्टक। षट्टक जो आगे चलकर रासक हो गया। चंद्रबली पांडे कहते हैं कि वो आगे चलकर रासक बन गया, और इस नाम से अब्दुल रहमान ने भी एक रासो काव्य लिखा है जिसका नाम है संदेश रासक। षट्टक जो उपरूपक नाटक में आरंभ होता है, षट्टक उपरूपक नाटक की विशेषता है कि उसका जब आरंभ होता है तो नट नटी संवाद से होता है। पृथ्वीराज रासों में भी चंद्रवरदाई और उनकी पत्नी नट नटी संवाद के रूप में कथा का आरंभ करते हैं। तो इसी को देख करके उन्होंने रासक से व्युत्पत्ति मानी है चंद्रबली पांडे ने। तो पृथ्वीराज रासों की रचना जो है वो प्रदर्शन के लिए की गई थी। नाटक उस वक्त प्रदर्शन की विषय वस्तु थे, उसका प्रदर्शन होता था, मंचन होता था, जिसमें चौहान राजा पृथ्वीराज के यशोगान का वर्णन इसी नाटक परंपरा के अनुसार किया गया है। तो राजाओं के यशगान करने की परंपरा से जोड़कर चंद्रबली पांडे ने रासक से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रासक उपरूपक से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रूपक नाटक के भेदों में रासक उपभेद का भी उल्लेख मिलता है, जो एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन का साधन था जिसे प्रदर्शित किया जाता था। किंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वे भी रासक से ही रासों की व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं, किंतु वे उसे रासक उपरूपक का एक भेद न मानकर काव्य रूप मानते हैं। यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्रबली पांडे की तरह रासक को कोई उपरूपक का भेद नहीं मानते हैं, बल्कि वो उसको एक काव्य रूप, काव्य शैली मानते हैं। रासक में क प्रत्यय के योग से रासक शब्द बना। रासक से प्राकृत में ये मत है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। वो कहते हैं कि रासक में क शब्द के योग से रासक शब्द बना, और रासक से प्राकृत में रासंग, फिर रायस होते होते ब्रज भाषा में वह रासो हुआ, और फिर खड़ी बोली में रासा बना, और अर्धमागधी में रास हो गया। इस तरह से अलग अलग नाम। रास से भी रासो काव्य हैं। चंदन वाला रास तो रास है, रास शब्द का उल्लेख भी मिलता है, रासक शब्द का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि संदेश रासक हुआ। तो रास, रासक, इस तरह से रायसो वगैरह शब्द बनते हैं। तो रासो शब्द भी इसी से व्युत्पन्न हुआ है, यानी वही रासक से ही मानते हैं व्युत्पन्न, किंतु वो उसको काव्य रूप मानते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रासक से रासों की व्युत्पत्ति चंद्रबली पांडे भी मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी मानते हैं। किंतु इनमें मूल अंतर एक है, यही है कि एक तरफ जहाँ चंद्रबली पांडे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक को नाट्य रूपक का एक उपभेद मानकर उससे रासों की व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रासक को काव्य रूप यानी एक विधा के रूप में, एक शैली के रूप में देखते हैं, और उनका मानना है कि रासक एक काव्य विधा का रूप है जिसे इन कवियों ने अपना लिया था। इसके बाद डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और विपिन बिहारी त्रिवेदी ने भी रासा शब्द से उन्होंने अपना मत दिया। उन्होंने कहा कि रासा छंद जो है, रासा छंद से रासों की व्युत्पत्ति हुई है। रासा एक छंद है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि छंद वैविध्य परक रासो परंपरा अन्य काव्यचित गुणों के साथ अपने इसी छंद वैविध्य को लेकर आई। यानी ये जो छंद वैविध्य यानी विविधतापूर्ण अलग अलग तरह के जो छंद की परंपरा रही है संस्कृत में, तो ये जो रासक परंपरा है, ये रासक परंपरा
उन सभी छंद विविधता को लेकर आई है और उसका प्रकट वो इसी रूप में प्रकट हुई है यहाँ रासक काव्य के रूप में। रासो काव्य में इस छंद का अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर विपिन बिहारी मिश्र ने रासा छंद से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। डॉक्टर नामवर सिंह भी इसी रासा छंद से रासों की व्युत्पत्ति मानते हैं। यह रास छंद अपभ्रंश काव्य परंपरा से चलता हुआ रासो काव्य में भी अधिकतर प्रयोग किया गया है। दोस्तों, रासो शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित एक अन्य मत भी मिलता है। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। उनका मानना है कि रहस्य से रासों की उत्पत्ति हुई है। कई सारे काव्य हैं जिनमें रहस्य भावना दिखती है, विशेषकर जो जैनियों के काव्य हैं या फिर आपके सिद्ध कवियों के काव्य, माफ़ कीजिएगा जैनी नहीं, सिद्ध कवियों के, तो इन लोगों के कुछ काव्य हैं जिसमें रहस्य भावना भी दिखती है। तो रहस्य से पूर्ण है, इसलिए उन्होंने रहस्य से रासों की उत्पत्ति स्वीकार की है। हालांकि ये मत बिल्कुल भी किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, ये कुछ मत थे विद्वानों के रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर, उसके अर्थ को लेकर के। और अगली वीडियो में हम देखेंगे रासो काव्य परंपरा में कौन कौन से रासो काव्य आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।